यस, कंटिन्यू। नहीं, आवाज नहीं आ रही। ओके, थैंक यू। आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, अभी ओके। ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। आई सी। हाय हाय। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले नीनावी मद्यपी ऑनलाइन मीटिंग का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो आज का विषय रखा गया है दोस्तों, शराबी और शराबीपन, अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिज्म। तो इस पर जो भी मेरे अनुभव मैंने पिछले 19 सालों में ये में रह के लिए हैं, जो भी मैं इस मीटिंग में, इस फेलोशिप में आके समझ जान पाया हूँ, वो आपके सामने में मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, शराबीपन के बारे में तो मैंने ये में आने के बाद ही कहीं तो भी मुझे सुनने को मिला, जिसे हम अल्कोहलिज्म कहते हैं। मगर हाँ, बचपन से ही मैंने शराबी कौन होता है, क्या होता है, इसके बारे में एक ऊपर ऊपर की कल्पना थी कि भाई जो शराब पीता है वो शराबी, जो जिंदगी में कहीं तो भी उसके बहुत सारी समस्याएं आ गई है शराब की वजह से, गिर पड़ता है, गाली गलौज करता है, काम धंधे छूट गए, आर्थिक समस्या में आ चुका है, लोग जिसको अच्छा नहीं बोलते, तो ऐसा आदमी शराबी है जो दिन रात पी के रहता है। तो एक ये जो सामान्य जो समझ थी शराबी के बारे में, वो मैंने बचपन से ही कहीं तो भी देखा था, सुना था। मैं खुद उसका भुक्त भोगी था। मेरे पिताजी भी शराबी थे। बचपन से ही मैंने पिताजी का शराबीपन देखा था, कैसे उनकी शराब की वजह से उनकी नौकरी गई, वो मरते मरते बचे, कैसे घर में वाद विवाद होते थे, कैसे घर की आर्थिक स्थिति खराब थी। तो एक शराबी का जो चित्रण होता है, जो मैंने सुना था, तो वो मैंने अपनी नजर से देखा भी था, अपने घर में भी देखा था, अपने घर के बाहर भी लोगों को मैंने देखा था। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था दोस्तों, एक ही मीटिंग में आने तक, कि ये कोई बीमारी हो सकती है जिसको अल्कोहलिज्म बोला जाता है, शराबीपन बोला जाता है। शराबी के बारे में पता था, लेकिन शराबीपन के बारे में नहीं मालूम था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद में इन सारी चीजों की जानकारी मिली कि जो मेरी एक समझ थी वो कितनी अधूरी थी, कि भाई शराबी कौन, तो जिसको हम आम भाषा में बेवड़ा बोलते हैं, जो दारू पी के गाली देता है, गिरता पड़ता है, जिसके जिंदगी में घर में समस्या है, वो शराबी। ये जो मेरी सोच थी, तो कभी तो भी इसके बारे में बहुत सारी नई जानकारियां अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में पहली बार मुझे मिली। मैं खुद भी पूरी तरीके से एक शराबी बन चुका था, लेकिन ये जो मेरा शराबीपन है वो आखिर क्या है, क्यों मैं दूसरों के जैसा ही मैं भी खुद बन गया। जो व्यक्ति शुरू में दारू पीने वालों को पसंद नहीं करता था, जिसने अपने घर में ही बर्बादी देख ली थी, पढ़ा लिखा था, अच्छा एक्टिव था, लेकिन उसके बावजूद मैं इन चीजों में क्यों फंसा और फिर मैं क्यों फंसते चले गया। इन सारी चीजों की जो जानकारी है
वो कहीं तो भी ए की मीटिंग में आने के बाद ही मुझे मिली। मेरा भी जो शराब पीने का जो दौर रहा 15 साल तक चला दोस्तों, सब कुछ जानने के बाद में भी कि दारू से बर्बादियां होती है, अपने घर में मैंने बर्बादी देखा, कई लोगों ने मुझे समझाया, मगर मैं शुरू में मानता ही नहीं था। मेरा ऐसा नहीं, मेरा वैसा नहीं, मैं बाकी के लोगों के जैसा नहीं। एक समय ऐसा है कि जो जो लोगों के बारे में मैं बोलते रहता था, वो सारी चीजें मेरे बारे में भी खुद होने लग गई। जो मैं बोलता था कि मैं उधार नहीं पीता, गिरता पड़ता नहीं, गाली गलौज नहीं करता, अपन कभी भी मन कर सकते बॉस, कभी भी छोड़ सकते, तो ये सारी चीजें कहीं तो भी एक समय के बाद में मेरे साथ में भी होने लगी। गिरना पड़ना आम बात हो गया, घर में कलह पैदा हो गई, बदनामी हो गई। और 2003 में तो मैं इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से मरते मरते बचा। मुझे टीबी हो चुकी थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। मगर दोस्तों, उस वक्त भी कहीं तो भी मैंने विचार किया था कि इसके बाद में शराब नहीं पिएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर मुझे नहीं मालूम था कि अल्कोहलिज्म, शराबीपन कोई बीमारी है, और ये बहुत ही कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल डिजीज है। चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली शक्तिशाली बीमारी। मेरे लिए शराब का पहला ही घूंट घातक है। मैं कभी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं कभी थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता। ये उस समय नहीं मालूम था। और 11 महीने के बाद में फिर शराब का आमना सामना हुआ, और नहीं नहीं बोलते बोलते फिर मैंने शराब पी ली। फिर वही बहाने, ब्रांड बदल देंगे, कभी कभार पिएंगे, एक ही पैच पिएंगे। मगर उस वक्त जानकारी ही नहीं थी दोस्तों कि मैं अल्कोहलिज्म नाम की ऐसी बीमारी से ग्रसित हूँ कि जिसमें एक बार अगर मैं आ गया तो अब वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकती। मुझे उसको कहीं तो भी अरेस्ट करके ही रखना पड़ता है। वंस एन अल्कोहलिक, ऑलवेज एन अल्कोहलिक। एक बार का शराबी, हमेशा का शराबी। मेरा शरीर बदल चुका है। यहाँ ए में आने के बाद ही पता चला कि कोई एलर्जी मेरे शरीर में पैदा हो चुकी है, और मैं कितने भी साल, कितने भी महीने, कितने भी हफ्ते शराब से दूर रहूंगा, मगर मेरी इस शारीरिक अवस्था में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। अभी मुझे देखते देखते 19 साल हो रहे हैं, मगर अभी भी मैंने अगर एक पैक अगर पी लिया तो 19 साल पहले की अवस्था में आने के लिए मुझे 19 मिनट भी नहीं लगेंगे। खैर, भगवान की कृपा से ए में आने के बाद में तो मुझे फिर दोबारा शराब की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ए में आने के पहले के जो मेरे 15 साल के अनुभव थे, वही कहीं तो भी मुझे मददगार साबित हुए। जो भी यहाँ मुझे बताया गया, वो सब कहीं तो भी मुझे याद आने लगा कि यार हाँ, बराबर है, ये सब चीजें तो मेरे साथ में हुई है। ये जो लोग बोलते हैं कि दारू के मामले में एक प्रकार का जुनून, एक प्रकार का पागलपन हमारे दिलो दिमाग पे रहता है, मेंटल ऑब्सेशन जिसको कहते हैं, तो ये मेरे अंदर में है। कभी भी वो जब जाग जाता है तो कोई इंसानी ताकत मुझे रोक नहीं पाती। मेरी हालत खराब है। मैं एक दिन पहले मेरा अपमान हुआ है, कहीं तो भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, झगड़ा हुआ है, मगर उसके बावजूद मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। 24 घंटे शराब के बारे में सोचना, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, बदनाम हो चुका हूँ। फिर भी दारू का जो जुनून है वो जाता ही नहीं, बिल्कुल काम ही करते रहता है, चाहे घर में मैयत हो, चाहे कोई जरूरी काम हो, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस शराब होती है। तो इस तरीके की एक मानसिकता मेरी बन चुकी है। ये ए में आने के बाद में आप लोगों के अनुभव से मुझे बिल्कुल समझ में आया, और जो मैंने बताया कि एक प्रकार की एलर्जी मेरे शरीर में पैदा हो चुकी है, और जिसकी ही वजह से मैं कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी साल के बाद जब भी मैं शराब का पहला घूंट लेता हूँ,
तो मेरा शरीर शराब मांगना शुरू कर देता। तो ये चीजें भी दोस्तों मैंने अपने 15 साल के शराबी जीवन में बिल्कुल अनुभव की थी। तीसरा, नैतिकता का अधपतन, यानी झूठ बोलने से तो इसकी शुरुआत होती है, मगर उसके बाद में मैं कितना नीचे गिरूंगा उसका कोई बॉटम नहीं है, कोई तल नहीं है। तो कहीं तो भी ये भी चीजें मैंने माना कि हाँ, ये गिरावट जो है नैतिकता से, ये मेरी जिंदगी में भी हुई है। एक इस तरीके का जीवन बन जाना कि मैं लोगों की नजर में तो मैं गिरता ही गिरता हूँ, मैं अपनी खुद के नजर में भी गिरता हूँ। ऐसे कई काम मेरे हाथों से हुए कि जिसकी वजह से मुझे आत्मग्लानि होती थी कि यार मैं तो पढ़ा लिखा इंसान, समझदार इंसान, और फिर भी मैं ऐसे धंधे करता हूँ। पिताजी से गाली गलौज, माँ को अपमानित करना, एक बार पीने में पिताजी पर मैंने हाथ उठा दिया था। तो झूठ बोलना, टोपी पहनाना, बेईमानियां, चोरी करना, ये तो सारी आम बातें थी मेरे लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ए में आने के बाद में कहीं तो भी मैंने स्वीकार कर ली कि हाँ, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस कहती है उस हिसाब से तो मैं शराबी हूँ। और मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा इस तरीके से इस बीमारी से ग्रसित हो चुकी है। और अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी, जिस बीमारी के बारे में मुझे बताया गया यहाँ, तो मैंने इस बात को कबूल किया कि हाँ, बिल्कुल मैं इसमें फंस चुका हूँ। मगर दोस्तों, जो बोलते हैं कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, शराब यानी शराबीपन नहीं है। शराब एक अलग चीज है और शराबीपन अलग चीज है। ये बात भी कहीं तो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस मीटिंग में आने के बाद ही मुझे पता चली कि क्यों मैं कई बार ए में आने के पहले भी कुछ दिन के लिए, कभी कुछ हफ्ते के लिए, कुछ महीने के लिए शराब से दूर हो जाता था। जैसा मैंने बताया, 2003 में मैं 11 महीने दारू नहीं पिया, जिसको ए में कंडीशनल सरेंडर कहते हैं। कि अगर आपकी तबीयत खराब हो, आप बीमार हो, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे, या फिर पैसों का जुगाड़ ही नहीं हुआ, या कोई घटना घट गई, तो हम कंडीशनली सरेंडर करते हैं, शराब हमारी बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां नॉर्मल हो जाती है, कुछ दिनों के बाद में फिर वापस वही विचार मन में आ जाता है, और फिर हम वही सोच के फिर अपने पहले घुट को छूते हैं, और वापस फिर हमारा हाल जैसे का वैसा हो जाता है। तो सिर्फ शराब बंद कर देना मेरा प्रॉब्लम नहीं है। शराब बंद करने के बाद में सही मायने में मेरे सामने में चुनौती होती है कि ये जो शराब आज बंद है, ये फिर दोबारा जिंदगी में वापस ना आए। और इसका दोस्तों बाहर की दुनिया में कोई इलाज आज भी नहीं है। मेडिकल साइंस, मनोचिकित्सा शास्त्र, चाहे रिलीजन हो, सबने अपने हाथ पांव टेक दिए हैं। एक ही मीटिंगों में डॉक्टर आते हैं, साइकियाट्रिस्ट आते हैं, और वो बड़े ईमानदारी से बड़ा कलेजा करके कबूल कर लेते हैं, कई डॉक्टर, कई साइकियाट्रिस्ट, कि हाँ, हमारे पास में कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है। मगर फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि मेरे जैसे शराबी की शराब बंद हो जाती है, और कई लोग सालों साल सोबर रहते हैं। कई लोग ए में आज भी है कि किसी को 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। हाल ही में हमारे एक मेंबर एक्सपायर हुए मुंबई के, वो कब करीब करीब 55-56 साल सोबर थे। तो ये मिरेकल ए में कैसे होता है? तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इस बीमारी को एक नया आयाम दिया है। मेडिकल साइंस कहता है कि यह साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, मन और शरीर को लगी हुई बीमारी। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमारी सही नब्ज पकड़ी है और सॉल्यूशन दिया है, वो भी अनुभव के आधार पे, कि ये जो अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है, वो सिर्फ शराब से संबंधित नहीं है। शराब तो एक सिर्फ लक्षण है,
एक सिम्टम है हमारी बीमारी का, मगर असली जो जड़ है वो है हमारा इज्म, जिसको बिग बुक चैप्टर 5 में लिखते हैं स्पिरिचुअल मैलेडी, आध्यात्मिक बीमारी। और साफ तौर पे लिखा है वहां कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वैसे वैसे हम मन और शरीर से स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जब मैंने ए में आने के बाद में सुना, तब जाके कहीं तो भी मुझे समझ में आया दोस्तों कि ए में आने के पहले मैं कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने शराब से दूर रहता था, लेकिन उसके बाद में फिर दोबारा शराब क्यों आ जाती थी। और इन 19 सालों में ए में भी मैंने कई लोगों को देखा है। मैं तो शराब की तरफ नहीं गया ए में आने के बाद, लेकिन इन 19 सालों में मैंने अनगिनत लोगों को अलग 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 कारणों से शराब की तरफ में जाते हुए देखा है। और उसमें ये बात समझ में आई दोस्तों कि जो ए कहती है कि ये हमारी जो बीमारी है वो आध्यात्मिक बीमारी है, ये हमारे व्यक्तित्व को लगी हुई बीमारी है। अल्कोहल हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम हमारा इज्म है। और जब तक मैं इस इज्म पे, अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करता, तो मैं हमेशा खतरे में रहने वाला हूँ। कई बार तो मैं शराब से तो दूर रहूंगा, मगर अगर मैंने अपने आप में बदलाव नहीं लाया, जो कि ए का प्रोग्राम बोलता है प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन, अगर मैं ये लाने में अगर सफल नहीं हुआ, तो हो सकता है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मगर मेरी स्थिति एक ड्राई सोबर के जैसी रहेगी, सूखा शराबी। जो अभी हमारे आज के जो होस्ट है हमारे गजानंद भाई, इन्होंने बताया, बोला कि हम शराब से दूर हैं, मगर बाकी सारी चीजें हमारी जिंदगी में जैसी की वैसी चल रही है। हम घर में जा रहे हैं तो वही तानाशाह बन के जा रहे हैं। हमारे घर के लोग पहले से ही हमसे परेशान हैं, जैसा शराब के दिनों में जैसे वो परेशान थे। हमारा पास पड़ोस वैसे ही हमसे परेशान है। हमारे काम धंधे में वही हेरा फेरिया चल रही है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग जहाँ हम जान बचाने के लिए आए हैं, तो यहाँ भी हम वही फसाद कर रहे हैं। यहाँ भी हम अपने ग्रुप में कहीं तो भी इरिटेट करते हैं, हम फेलोशिप में कहीं तो भी डोमिनेटिंग करते हैं। तो अगर मेरे स्वभाव में बदलाव नहीं आया, मेरे पुराने तौर तरीकों में अगर बदलाव नहीं आया, तो मेरी सोबराइटी का, शराब की दूरी का किसी को फायदा होने वाला नहीं है। और अगर लोग मेरे से नाखुश रहेंगे, तो मैं भी खुश रहने वाला नहीं हूँ। हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शुरुआत में जिन्होंने मदद किया और ए को बनाने में, मार्गदर्शन करने में जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू का इलाज किया, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, उन्होंने ही हमको शुरू में ही बता दिया था। बिग बुक में बिल की डॉक्टर की राय में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने जिक्र किया है एक शराबी का, कि एक जो शराबी होता है वो रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट होता है, यानी अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश। और अपनी इसी अवस्था को कहीं तो भी दूर करने के लिए वो शराब का सहारा लेता है। उसको वो जो शराब का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो पसंद आता है, क्योंकि शराब पीने के बाद में उसका ये जो अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुशपन है वो निकल जाता है। मगर शराब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे ही शराब का नशा उतरा कि वापस हमारे हाल फिर जैसे के वैसे हो जाते हैं। और एक समय के बाद तो हम कितनी ही शराब पी लेंगे, मगर नशा ही नहीं होता और ना ही हमारी समस्या ही छूटती है। उल्टा शराब पी पी के हमारा शरीर, हमारा मन खोखला हो जाता है और हम अकाली मौत और पागलपन के शिकार हो जाते हैं। तो अगर मैंने शराब पी, तो मैं या तो पागल हो जाऊंगा या फिर अकाली मौत मरने ही वाला हूँ। मगर अगर मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं पागल नहीं होना चाहता, तो मेरे पास में एक ही इलाज है, वो है शराब से दूर रहना। लेकिन ये जो शराब की दूरी है, ये एक पहला काम है, मगर
इस शराब को जिसको आज मैंने बंद किया है, वो फिर दोबारा अगर मैं अपनी जिंदगी में आने नहीं देना चाहता, तो मुझे अपने व्यक्तिमत्व पे काम करना ही पड़ता है, अपने इज्म पे काम करना ही पड़ता है। इसीलिए इन्हें 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे सामने में रखा था कि जब हम पहले कदम पे हार मान लेते हैं, 100% सरेंडर कर लेते हैं कि शराब पे मेरा वश नहीं चलता, मेरी बर्बादी हो चुकी है, और दूसरे कदम में हम कोई न कोई पावर को मानना शुरू करते हैं, एक ही मीटिंग में आना, एक ही मदद लेना शुरू करते हैं, तो हमारी शराब बंद हो जाती है। मगर हम सिर्फ अल्कोहल से दूर हुए हैं, हमारे इज्म से हम आजाद नहीं हुए हैं। और जब तक हम अपने इज्म पे काम नहीं करेंगे, अपनी आध्यात्मिक बीमारी पे काम नहीं करेंगे, तो हम हमेशा खतरे में रहने वाले हैं। या तो हम दारू पी लेंगे अपने स्वभाव दोषों की वजह से, जैसा कि 7 घातक पाप बताए जाते हैं पूरी दुनिया में, जो मान्यता है कि मेरा अहंकार, मेरा गुस्सा, मेरी लालच, मेरी ईर्ष्या, जलन की भावना, मेरी मेरा पेटूपन, मेरा आलसीपन, और और भी मेरी स्वभाव की बहुत सारी कमजोरियां हैं कि जो कहीं ना कहीं मुझे फिर दोबारा शराब की तरफ लेके जाती है। लेकिन सवाल सिर्फ शराब का ही नहीं है। हो सकता है कि मैं शुरुआत के 2 कदम लेकर मैं शराब से दूर रहूं, मगर मैंने अपने आप में बदलाव नहीं लाया, तो कहीं तो भी ये जो रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट जो है, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश वाली जो अवस्था है, वो बगैर दारू पी के भी रह सकती है। और इसलिए हम ये में देखते हैं, और मेरी खुद की भी वो अवस्था थी। शुरुआत में मैं सर्विस के घोड़े पे सवार हो गया, जो ए में बताया जाता है कि भाई ए का प्रोग्राम तो दारू से दूर रहो और दूसरे शराबी की मदद करो। और यही काम मैंने शुरू से ही करना शुरू कर दिया था, कैरिंग द मैसेज करना, 12 स्टेपिंग करना। बहुत ही जल्दी मैंने अपना होम ग्रुप चुन लिया था, तो उस होम ग्रुप में मेंबर कम थे, तो 6 महीने में ही मुझे चेयरमैनशिप मिल गई थी। तो एक ही सर्विस का स्वाद मिल गया था, बड़ा अच्छा लग रहा था, लोग तारीफ कर रहे थे, अरे बड़ा एक्टिव आदमी है, बहुत ए में काम कर रहा है। और बाहर की दुनिया के लोग भी, अरे देखो एक जमाने में इतना बेवड़ा था, अभी ये लोगों की दारू छुड़वाता है। अभी ये तो हमको मालूम है कि हम किसी की दारू छुड़वा नहीं सकते, हम खुद ही तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई आज के दिन मुझे शराब से दूर रख, और उसके लिए भी मीटिंग में आना पड़ता है। हमारे अंदर में खुद में वो ताकत होती कि अपने आप को हम दारू से दूर कर ले तो दूसरों को भी शराब छुड़वा लेते, तो यहाँ ए में आने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर लोग हमारे बारे में सोचते हैं वैसे। तो सर्विस के घोड़े पे सवार था, बिल्कुल, ग्रुप में चेयरमैनशिप, फिर फेलोशिप में काम। लेकिन अपने आप में मैंने कोई काम ही नहीं किया, अपने आप को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। ये 12 कदमों का प्रोग्राम है, सिर्फ 2 कदमों का नहीं है, ये समझ में ही नहीं आया। रोज शेयरिंग सुनता था ओल्ड टाइमर्स की कि ये भाई सिर्फ 2 कदमों का प्रोग्राम नहीं है, ये 12 कदमों का प्रोग्राम है, ये अपने आप को बदलने का प्रोग्राम है। तो मैं सुन तो लेता था, लेकिन उसको काम करने का कभी कोशिश ही नहीं करता था, या फिर लगता था हाँ करेंगे ना, कौन सा ऐसा भागदौड़ी करनी, जल्दबाजी है। ये जो बता रहे चौथा कदम, चौथा कदम लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, भरपाई करना पड़ेगा, चरित्र के दोषों पे काम करना पड़ेगा, तो करेंगे आज नहीं कल। अभी तो लाइफ बढ़िया चल रही है ना, शादी हो गई, बच्चे हो गए, धीरे धीरे काम धंधा ठीक हो रहा है। लेकिन जब मैं अपने आप को बदल ही नहीं रहा हूँ, तो उसके परिणाम जिंदगी में आते ही है। और वही शुरू में हुआ। शुरू में शादी तो हो गई, लेकिन बीवी से अनबन। शादी होते ही मैं उसको, उससे अलग होने की सोच रहा हूँ। अरे नहीं रे भाई बाबा, ये जो बीवी है, ये अपन इससे निभा नहीं पाएंगे, इसके तो बड़े बड़े सपने हैं और अपनी तो हालत खराब है। और हम ये सोच के चलते हैं कि आगे वाला गुलाम है और हर बात हमारी सुनेगा, हम जैसा बोलते करेगा, और वैसा होता नहीं हर जगह। तो आगे वाले ने अगर प्रत्युत्तर दे दिया तो फिर वो हमारा दुश्मन बन जाता है।
तो फिर घर में बीवी से अनबन, ए में ए के मेंबरों से अनबन, मैं सही बाकी सब गलत, मुझे ज्यादा नॉलेज है और ये क्या बताएंगे, हमेशा दूसरों की खोट निकालना, दूसरों की मीन मेक निकालना और कहीं तो भी डोमिनेट करने की कोशिश करना, अपने फैसले दूसरे पे लादने की कोशिश करना। तो इन चीजों की वजह से मैं देख रहा था कि मेरे संबंध वैसे ही खराब हो रहे हैं जैसे पहले होते थे। अल्कोहलिज्म में भी मैंने छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी सी बातों के लिए लोगों से पंगे लिए थे और उनसे रिश्ते खराब किए थे। मगर अब जब ए में आ गया, मैं शराब से दूर हूँ, अच्छी सर्विस दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी लोगों से मेरे पंगे हो रहे, उसके बावजूद भी लोगों से मेरे रिश्ते खराब हो रहे, अपने घर में हाल खराब, कहीं तो भी आस पड़ोस में मेरा हाल खराब, काम धंधे पे लोगों से मैं ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मेरे वाद विवाद हो रहे हैं, कभी ओल्ड टाइमरों को कुछ बोल रहा हूँ, कभी न्यू कमर को कुछ बोल रहा हूँ, मेरे होम ग्रुप में मेरे डोमिनेटिंग स्वभाव की वजह से 2-3 लोग ग्रुप छोड़ के भाग गए। तो कहीं तो भी ये सारी जो चीजें हैं वो अंदर से हमको हतबल कर दी, हलाकान कर दी। एक समय मेरी जिंदगी में आया कि आखिरकार मुझे वो सोचना पड़ा कि यार अपन शराब से दूर है, अच्छी सर्विस कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी अधूरापन क्यों लग रहा है, क्यों मैं रेस्टलेस हूँ, क्यों मैं इरिटेट हूँ, क्यों मैं डिस्कंटेंट हूँ, अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश, क्यों मैं आर्थिक स्थिति को सोच सोच के कहीं तो भी डर जाता हूँ, मेरे होश फाख्ता हो जाते हैं, मैं आज भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया, भावनात्मक रूप से असंतुलित हूँ, चेहरा लटका हुआ है, रो रहा हूँ, मेरी समस्या मैं। तो ए में आने के बाद में भी, शराब से दूर सोबर रहने के बाद में भी अगर मेरा चेहरा लटका हुआ है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी समस्याओं में भी मैं बेचैन हो रहा हूँ, मेरी स्थिरता कहीं तो भी भंग हो रही है, तो इसका मतलब साफ है कि मैं अल्कोहल से तो दूर हूँ, मगर मैंने अपने अल्कोहलिज्म पे काम नहीं किया है। मैं आज भी अपने इज्म की कैद में हूँ। और इसीलिए दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कहते हैं कि हमको ये आध्यात्मिक प्रोग्राम आज नहीं कल लेना ही पड़ता है, यदि मैं शराब से दूर रहना चाहता हूँ और शराब से दूरी के बाद में एक खुशनुमा जिंदगी जीना चाहता हूँ, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। और ये सारी चीजें हासिल होती है इन 12 कदमों के प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि अल्कोहलिज्म के लिए बाहर की दुनिया में कोई इलाज नहीं है। शायद बाहर की दुनिया में अल्कोहल से हम दूर भी हो जाएंगे, लेकिन जो एक बदलाव अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 12 कदमों की वजह से हमारी जिंदगी में आता है, वो बाहर दारू बंद करने से नहीं आता। हम इस बात को मानेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में भी कई लोगों ने शराब बंद की है, लेकिन उनमें कोई और ज्यादा फर्क महसूस दिखाई नहीं देता और वो जानते भी नहीं कि उनकी शराब क्यों बंद है। मगर ए का मेंबर जानता है कि उसकी शराब आज क्यों बंद है, उसको कारण पता रहते हैं और कैसे वो अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकता है, कैसे वो जीने का आनंद उठा सकता है, ये भी एक ए का मेंबर जानता है जो 12 कदमों पे काम कर रहा है। कहीं तो भी यही चीजें दोस्तों एक समय के बाद में मुझे भी समझ में आई। अब सॉल्यूशन क्या है? मैं ए में देख रहा था कि कुछ ओल्ड टाइमर जो सही में इस 12 कदमों के प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी जिंदगी में वो बदलाव मैं देख रहा था। कुछ ओल्ड टाइमरों को जो जिनको मैंने बहुत परेशान किया, मगर उन्होंने मेरे से खुन्नस नहीं रखी थी, उन्होंने मेरे से दुश्मनी, बदला लेने की भावना नहीं रखी थी, उन्होंने मुझे ए से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की थी। तो ये ऐसा कैसे कर सकते? क्योंकि मेरे खिलाफ में अगर किसी ने कुछ बोला तो मेरे अंदर में तो बदला लेने की भावना पैदा होती है। मगर ये कौन से लोग हैं कि मैं इनको अपमानित कर रहा हूँ, इनको बदनाम कर रहा हूँ, इनको इरिटेट कर रहा हूँ, फिर भी वो मुझे माफ कर रहे हैं। कुछ ओल्ड टाइमरों की जिंदगियों में मैंने परेशानियां देखा, मगर उसके बावजूद भी वो स्थिर है, हंस रहे, फिर भी दूसरों को सहारा दे रहे। उनके चेहरे बता रहे हैं कि यार नहीं, कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी समस्या है, आप हंस सकते हो, आप स्थिर रह सकते हो।
तो मैं भी चाहता था दोस्तों कि मैं भी इनके जैसा बनूं, मगर उसके लिए रास्ता एक ही था, 12 कदम। मगर ये जो 12 आध्यात्मिक तत्व है, मैं अपने अकेले की बदौलत इनको नहीं समझ सकता। मैं अकेले की बदौलत इन पे नहीं चल सकता, क्योंकि मैं एक ऐसे रोग से पीड़ित हूँ जिसको जस्टिफिकेशन देने की आदत है, अपनी गलतियों को भी सही ठहराने की आदत। तो मैं क्या अपनी इन्वेंट्री लूंगा, क्या अपनी गलती मानूंगा? और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मुझे एक स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है, एक मार्गदर्शक जिसको कहते हैं, कि जो इस प्रोग्राम पे चल रहा है, जो इन 12 कदमों को जानता है। हम कोई संत नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि ए में कोई संत नहीं मिलेगा। हम सब अल्कोहलिक है। लिखा है बिग बुक में कि वी आर नॉट सेंट, हम संत नहीं है। हम आध्यात्मिक प्रगति पे बात करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं, आध्यात्मिक पूर्णता की बात नहीं करते। कोई परफेक्ट नहीं है, मगर हाँ, ऐसे लोग हमारी नजर में हमको मिलेंगे, हम ढूंढेंगे तो, कि जो इस सिंपल से प्रोग्राम पे चल रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा एक स्पॉन्सर, ऐसा एक मार्गदर्शक चुनकर 12 कदमों को समझना कि मेरी जिंदगी में मैं इन पे कैसे काम करूं, और फिर उसके बाद में एक दिन के आधार पे इन 12 कदमों पे काम करना। तो सोबराइटी के 4 साल के बाद में, पहले तो इनिशियल स्पॉन्सर थे, उनसे जितनी मदद हो सकती थी सोबर रहने के लिए, प्रोग्राम जानने के लिए, वो तो हुई। लेकिन जब वो जो मैंने सुना था कि नहीं, ये सही मायने में अपनी आत्मा के अध्ययन का प्रोग्राम है, अपनी आत्मा का अध्ययन करके अपने अंदर में जो भी स्वभाव दोष है, लूप होल्स है, उनको ढूंढ के उन पर काम करने का प्रोग्राम है, तभी ये के वादे मेरी जिंदगी में उतरेंगे। तो कई तो भी बात समझ में आ गई थी कि इसके लिए मुझे एक अच्छा स्पॉन्सर चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए। और फिर 4 साल के बाद में मैंने अपना एक रेगुलर स्पॉन्सर बनाया, खास तौर पे कदमों के लिए। और उनके मार्गदर्शन में जब मैंने अपनी मोरल इन्वेंट्री लिया, अपनी नैतिकता की सूची लिखी चौथे कदम के हिसाब से, तो मेरा असली व्यक्तिमत्व मेरे सामने में आ गया कि कैसे मेरे जैसा जो शराबी है वो डुअल पर्सनैलिटी वाला होता है, दोहरे व्यक्तिमत्व वाला, कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ और है और वास्तव में असल में कुछ और है। और बिल्कुल वो मेरी अपनी पहचान मेरे सामने में आ गई कि मैं एक दोहरा व्यक्तिमत्व वाला इंसान हूँ, जो लोगों को कुछ दिखा रहा हूँ, मगर अंदर से मैं कुछ और हूँ। और वो अपने आप के बारे में जो जानकारी मिली दोस्तों, किस किस प्रकार के चरित्र के दोषों से मैं भरा हूँ, उसमें सभी चरित्र के दोष सभी में पावरफुल नहीं होते, कुछ ज्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ कम होते हैं। जैसा मेरे अंदर लालच की भावना उतनी नहीं थी, पहले से ही थोड़ा लालच कम ही रही मेरी। लेकिन हाँ, दूसरे जो चरित्र के दोष है, जैसा अहंकार है, गुस्सा है, ये जरूर थी मेरे अंदर में। तो हम सभी में जो सातों घातक पाप है, वो सातों के सातों पावरफुल ही रहेंगे जरूरी नहीं है। किसी में कुछ की तीव्रता कम हो सकती है, किसी में ज्यादा होती है। लेकिन एक एक चरित्र का दोष या स्वभाव की कमजोरी इतनी खतरनाक है, इतने पावरफुल है, कि वो कभी भी हमको दारू के अड्डे पे लेके जा सकते हैं। और सही में दोस्तों, वो सारी चीजें जानने के बाद में, अपना सारा कच्चा चिट्ठा स्पॉन्सर के सामने में रखने के बाद में, मेरा अपनी असली स्वरूप, एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग, मेरे दोषों की वास्तविक प्रकृति मेरे सामने में आ गई। जो बोलते हैं ना कि अगर मुझे बीमारी का पता चलाना है तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर मुझे बोलता है ये टेस्ट है, सारी टेस्ट कर लो, ईसीजी, सीटी स्कैन, तो ब्लड टेस्ट, तो फलाना और ये। और वो सारी टेस्ट होने के बाद में वो हमारी असल बीमारी क्या है वो बताता है। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, चौथा और पांचवा कदम लेने के बाद, चौथे कदम में हम सब कुछ लिखते हैं अपने आप के बारे में, और पांचवें कदम में स्पॉन्सर बोलिए, मार्गदर्शक बोलिए, उसके सामने में साथ में बैठकर सब डिस्कस करते हैं। और उसके बाद में हमको पता चलता है कि हमारी असल बीमारी क्या है। अल्कोहलिज्म, नॉट अल्कोहल, हमारा इज्म,
हमारा व्यक्तिमत्व हमको पता चलता है कि मैं बारूद के ढेर पे बैठा हूँ और इन 19 सालों में मेरे अनुभव है, मैंने देखा हूँ कि कैसे चरित्र के दोषों की वजह से लोगों ने कई साल के बाद में भी शराब पी है। कुछ दिन कुछ महीनों के बाद दारू पीने वाले तो छोड़ दीजिए, वो तो नादान होते हैं जो प्रोग्राम समझ नहीं पाते पूरा। लेकिन यहाँ कई सालों के बाद में लोगों ने शराब पी है और कुछ तो किस्से ऐसे हैं कि जो सालों के सोबर है, दारू नहीं पिए, सीधे सुसाइड कर लिए, सीधे आत्महत्या कर लिए। अब दारू पीना तो समझ जाता है आदमी, लेकिन सोबराइटी में कोई 20 साल के बाद में आत्महत्या कर रहा है सोबर होके, तो यह हम समझ सकते हैं कि हमारा इज्म कितना खतरनाक है। या तो आपको दारू पिलाएगा या तो आपको मौत के घाट उतारेगा। और इसीलिए दोस्तों एक ये प्रोग्राम को बोला जाता है कि ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। सिर्फ शराब हमारी समस्या नहीं है, हमारी असली जो जड़ है वो हमारा स्वार्थीपन और हमारी आत्म केंद्रितता है। तो 12 कदमों में जब हम काम करते हैं, अपने आप के बारे में जब जानकारियां मिलती है, 6वें 7वें कदम पे हम भगवान की मदद से अपने चरित्र के दोषों पे काम करते हैं, एक दिन के आधार पे भरपाइयां करते हैं जिन जिन को हमने नुकसान पहुंचाया है। नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होता, नुकसान कई प्रकार का होता है। हम किसी का पैसा ले लिए, नहीं चुकता किए, चोट दे दिए, वो भी नुकसान है। मगर सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं है, हमने किसी के दिलों को चोट पहुंचाया, हमने किसी की भावनाओं को दुखाया, किसी को शारीरिक रूप से तकलीफ दी है, ये भी उसमें नुकसान में आता है। तो फिर उन लोगों से रिश्ते ठीक नहीं करेंगे तो हमको मन की शांति कहाँ से मिलेगी। पूरी दुनिया को सता रुला के मैं आया हूँ और मैं दारू क्या बंद कर दी तो मैं ढोल बजा रहा हूँ, अरे दारू छोड़ दी, मैंने दारू छोड़ दी। अरे भाई, सिर्फ दारू छोड़ने से होने वाला नहीं है ना। तुम्हारी ये जो सोबराइटी है उसका लोगों को फायदा भी तो होना चाहिए। तुम दारू से दूर हो मगर घर के लोग आज भी दुखी हैं। जो तुमने उनको तकलीफें दी है उनकी भरपाई ही नहीं कर रहे हो, जैसे कि वैसे ही हो। आज भी वो परेशानी है तुम्हारे घर के लोग, आज भी घर में गए तो डर के लोग चादर में घुस जा रहे हैं, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनको चैन की नींद नहीं लेने दे रहे हो। काम धंधे पे आज भी वही लूटमार चालू है, वही ठगी चालू है। अपने आप की, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे लोगों का नुकसान हो जाए, चाहे लोग मरे जरे, हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी जिंदगी जी के फिर हमको कोई मन की शांति मिलने वाली नहीं है। हमारे ना रिश्ते ठीक होंगे, ना हमारा अध्यात्म ठीक होगा, तो उसका फायदा हमको क्या मिलने वाला है। लोग तो गालियां ही देंगे, मुंह पे अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छा आदमी है यार, महान आदमी है, और थोड़ा आगे जाके वो तो पलट के गाली देंगे यार सिर्फ दारू से दूर है, बाकी इसमें कौड़ी का बदलाव नहीं आया। हम कई मेंबरों से सुनते हैं कि भाई उनके बर्थडे पे उनकी बीवियां बोल देती है बर्थडे सेलिब्रेशन में, दारू से दूर है, बाकी इनके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये सारी चीजें कहीं तो भी मेरे आत्मावलोकन की है कि मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ, या फिर मैं सही मायने में अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो कहती है, अल्कोहलिज्म, इज्म से भी मैं ग्रसित हूँ, आध्यात्मिक रूप से भी मैं बीमार हूँ, भावनात्मक रूप से बीमार हूँ। ये में आने के बाद ही पता चला कि मैं इमोशनली सिर्फ वीक नहीं हूँ, मैं इमोशनली सिक पर्सन हूँ। यानी मैं भावनात्मक रूप से सिर्फ कमजोर नहीं हूँ, मैं भावनात्मक रूप से एक बीमार इंसान हूँ। अपनी भावनाओं पे संयम रखना मुझे नहीं आता। कभी खुश हो जाऊंगा तो ऐसा खुश होता हूँ कि सब कुछ लुटा दूंगा, और अगर मैं गम में आ गया, दुख में आ गया, तो ऐसा दुख का ढिंढोरा पीटता हूँ कि मेरे जैसा कोई दुखी आदमी ही नहीं है। तो ये भावनात्मक असंतुलन है। जरा सा भी मन के विपरीत हो गया कि चला डिप्रेशन में, चला रोने, चेहरा लटका हुआ है, मुंह के 12 बजे हुए हैं। ये जो भावनात्मक असंतुलन है, क्या आज भी वो वैसा ही चल रहा है? हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू कहते हैं, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोबराइटी। जैसे जो सेना के जवान होते हैं, एक पड़ाव पार करने के बाद में
अगले पड़ाव की तैयारी करते हैं। तो वैसे ही बिल कहते हैं, बिल डब्ल्यू, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी। अभी शराब के सामने में संयम आ गया है, शराब को ना बोलने की ताकत आ गई है, लेकिन क्या भावनात्मक संयम आया है? क्या क्या भावनात्मक रूप से हम स्थिर है क्या? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यदि हम भावनात्मक रूप से स्थिर नहीं है तो फिर हम कभी भी शराब की तरफ जा सकते हैं, या फिर जैसी ही परिस्थितियां ऊपर नीचे हो गई कि हमारे 12 बजने वाले हैं, हम रोते रहने वाले हैं, हम संतुलित नहीं रहने वाले, तो ये मेरे सामने में सही मायने में चैलेंज है। तो ये सवाल मुझे आज अपने आप को ही पूछना पड़ता है कि मैंने ये तो मान लिया कि मैं शराबी हूँ, ये भी मान लिया कि मैं अल्कोहलिज्म में आ चुका हूँ, मगर अल्कोहलिज्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं थोड़ी सी पी के रह नहीं सकता। अल्कोहलिज्म के इज्म को कहीं तो भी मुझे समझना पड़ता है कि मेरी समस्या सिर्फ शराब नहीं है, मेरी समस्या मेरा व्यक्तिमत्व है, मेरी आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल मेलेडी जिसको कहा जाए। और इससे निकलने का, इससे बचने का रास्ता एक ही है, 12 कदम। स्पॉन्सर की मदद से जब हम एक एक दिन के आधार पे इन 12 कदमों पे काम करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर में बदलाव आता है। आज मैं खुद कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि कभी कभी कुछ परिस्थितियों में मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ, ऐसा मेरा रिएक्शन रहता है कि मुझे ही ताज्जुब हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता मुझे ही नहीं समझ में आता। यानी अच्छा अच्छा रिएक्शन आता है कि जैसा किसी ने गाली दे भी दिया तो मेरे मुंह से गाली नहीं निकलती, या मेरे मन के विपरीत कोई चीज हो भी गई तो एकदम से मैं दुखी नहीं हो जाता, अपने आप को तुरंत संभाल लेता हूँ। तो ये जो सत्सद विवेक बुद्धि है, ये जो विजडम है, ये पहले नहीं था। पहले तो छोटी छोटी बातों के लिए दारू का ही सहारा लगता था और दिमाग के 12 बज जाते थे। मगर आज ऐसा नहीं है। आज चाहे कितने भी विपरीत परिस्थिति आए, कितना भी तनाव आए, मगर एकदम से मेरा रिएक्शन हमेशा ही गलत नहीं होता। अचानक वो सद्बुद्धि आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें जो हासिल होती है, तो मेरा जो भी उच्च शक्ति है, मेरा जो भी समझ का ईश्वर है, कहीं तो भी ये उसकी कृपा है। और साथ में ये जो 12 कदम है, इन 12 कदमों पे कहीं तो भी मैं एक दिन के आधार पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी की वजह से ये जो ताकत है, ये समझ है, ये दोस्तों रोज के रोज मुझे मिल रही है। कई इन 19 सालों में ऐसे अनगिनत घटनाएं मेरी जिंदगी में हुई कि जिनको मैं नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि उसके लिए और बहुत लंबा समय लगेगा। मगर आज मैं ये मानता हूँ कि मैं आज सिर्फ शराब के मामले में ही संयमित नहीं हूँ। ये एक ही बदौलत है, इन 12 कदमों की बदौलत है। मुझे अपना संयम बाकी मामलों में भी लगाना पड़ता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहने वाले, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, कभी हेल्थ इशू आएंगे, कभी और किसी प्रकार के इशू आएंगे। तो उन चीजों में मैं अपने आप को किस तरीके से रखता हूँ? क्या मैं भावनाओं में बह जाता हूँ या उस वक्त अपनी भावनाओं पे संयम रखता हूँ? ये इस पर ही निर्भर करेगा कि मैंने अपने अल्कोहलिज्म को समझा है या नहीं, मैं अपने इज्म पे एक दिन के आधार पे काम कर रहा हूँ या नहीं। इन 12 कदमों की मदद रोज के रोज ईश्वर की प्रार्थना के साथ मैं ले रहा हूँ या नहीं। कहीं तो भी दोस्तों आज मैं इन सारी चीजों को एक दिन के आधार पे करने की कोशिश करता हूँ। स्पॉन्सर की मदद लेता हूँ, ईश्वर की मदद लेता हूँ, एक ही फेलोशिप में मैं निरंतर बना हुआ हूँ। शायद यही वजह है दोस्तों कि आज भी मैं शराब से दूर हूँ और एक एक दिन के आधार पे एक खुशनुमा जिंदगी जिसमें जीने का आनंद है, वो लेने की आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया। धन्यवाद। थैंक यू।